CN अरुणाचल मुदलेर वर्सेस CA मुरुगनाथ मुदलेर। ये केस 1953 का है। इस केस में प्लेंटिफ पार्टीशन के लिए मांग कर रहा है। प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चरल लैंड, रेजिडेंशियल हाउस, ज्वेलरी, फर्नीचर, कुछ यूटेंसिल्स, 15,000 रुपए की बात है। डिफेंडेंट वन डिनाई कर रहे हैं कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। उनका ये कहना है कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसका पार्टीशन के लिए मांग की जा रही है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी उनके फादर की, और D1 के फादर ने एक विल एग्जीक्यूट करी थी 1912 में, और ये प्रॉपर्टी उन्हें उसी विल के अंडर मिली है। इस केस में जो फैमिली डिस्कस हुई है उसमें है D1, W1 जो उनकी फर्स्ट वाइफ है और वो डिसीज्ड भी हैं। उनकी डेथ के बाद D1 मैरीज अगेन, तो W2 उनकी सेकेंड वाइफ है, और इस केस में डिफेंडेंट नंबर 3 भी हैं। अब जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नंबर 2 है वो D1 और W1 के बच्चे हैं। प्लेंटिफ इस केस में पार्टीशन की मांग कर रहा है और D1 डिनाई कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी जिसके लिए पार्टीशन का केस फाइल किया गया है ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि प्लेंटिफ ये असर्ट कर रहे हैं कि जब से D1 ने सेकेंड टाइम मैरिज की है तो जो स्टेप मदर घर में आई है उसकी वजह से फादर और दोनों सन्स के बीच में रिलेशनशिप्स कुछ स्ट्रेन हो गए हैं, और जो D1 है मतलब फादर वो अपना एक्सक्लूसिव राइट जता रहे हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पे। तो एक तरफ प्लेंटिफ बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, पर डिफेंडेंट 1 है वो बोल रहे हैं ये प्रॉपर्टी उन्हें अपने फादर से मिली है। क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट केस में ये जो प्रॉपर्टी है क्या वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है D1 के हाथ में। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो दोनों सन्स का शेयर होगा, तो प्लेंटिफ को भी 1/3 शेयर मिलेगा। लेकिन अगर ये D1 की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो उस प्रॉपर्टी को कैसे भी डील कर सकते हैं अपने हिसाब से, और प्लेंटिफ का कोई बर्थ राइट नहीं होगा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि प्लासिटम 27 चैप्टर 1 सेक्शन 1 मिताक्षरा में ये साफ तरीके से सेटल्ड है कि जो भी प्रॉपर्टी है जो एंसेस्ट्रल है उसमें सन का बर्थ राइट होगा। फादर की इंडिपेंडेंट पावर भी रिकॉग्नाइज की गई है जिसमें वो इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में सन्स के पास भी कुछ कंट्रोल है, चाहे प्रॉपर्टी एंसेस्टर्स से अक्वायर की गई हो या फिर उसने खुद से अक्वायर की हो। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट या सेल हो तब भी फादर को चाहिए कि वो अपने सन से कंसल्ट करके उन्हें बता के वो गिफ्ट या सेल करे। मिताक्षरा में बहुत साफ तौर से बोला है कि ये किसी भी आदमी की रिलीजियस ड्यूटी है कि वो अपनी फैमिली को विदाउट मीन्स ना छोड़े। जो पैदा हो चुके हैं और जो पैदा होने वाले हैं उन्हें संसाधनों के सहारे की ज़रूरत है, इसलिए कभी भी गिफ्ट और सेल नहीं की जानी चाहिए उनके राइट को अवॉइड करते हुए। आगे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि चैप्टर 1 सेक्शन 5 प्लासिटम 9 में मिताक्षरा ये कह रहा है कि अगर फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो सन फादर को रोक गिफ्ट या सेल करने से, अगर फादर और सन दोनों जुड़े हुए हैं, पार्टीशन नहीं हुआ है। और अगर फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो सन इंटरफेयर नहीं कर सकता, बल्कि सन के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो फादर को रोक सके अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने से। बल्कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में सन सिर्फ एक डिपेंडेंट की तरह देखा जाएगा। तो डिफरेंस ये है कि सन अपनी फादर की प्रॉपर्टी में और अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में बर्थ राइट इनहेरिट करेगा, लेकिन फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में वो एक डिपेंडेंट ही माना जाएगा। फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के रिगार्ड में ये बोला गया है कि फादर का प्रिडोमिनेंट राइट होगा, और सन के लिए एक वर्ड यूज किया है एक्वियस,
मतलब उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट कि फादर के पास अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के रिगार्ड में एब्सोल्यूट राइट है टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी। कोर्ट ने कैलकाटा का एक केस मुडुन वर्सेस राम देखा और उसमें ये होल्ड हुआ था कि सन के पास अपने फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं है। कोर्ट ने इसे सन का इम्परफेक्ट राइट बोला। कोर्ट ने राव बलवंत वर्सेस रानी किशोर को भी रेफर किया, जिसमें ये होल्ड हुआ कि चैप्टर 1 सेक्शन 1 वर्स 27 मिताक्षरा में जो बोला है वो सिर्फ मॉरल और रिलीजियस ड्यूटी है फादर की कि वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी सन्स को बताकर प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करेगा। और दूसरी तरफ सेक्शन 5 वर्स 9 और 10 में पॉजिटिव लॉ एम्बॉडीड है, जिससे हमें ये पता चला है कि फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में सन का इम्परफेक्ट राइट है, कोई भी राइट नहीं है टू स्टॉप हिज फादर फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एट हिज विश एंड विल। राव बलवंत में यही होल्ड हुआ कि सेक्शन 5 वर्स 9 और 10 ओवरराइड करेंगे चैप्टर 1 सेक्शन 1 वर्स 27 ऑफ मिताक्षरा। अगर हिंदू फैमिली मिताक्षरा लॉ से गवर्न हो रहे हैं तो राव बलवंत वर्सेस रानी किशोरी में ये क्लियरली होल्ड हो चुका है कि फादर के पास फुल और अनकंट्रोल्ड पावर है अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, और जो उनका सन है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इस जजमेंट से ये जो स्टेटमेंट हमें मिला है, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इसे किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है और हाई कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन इस रिगार्ड में यही रही है कि अगर मिताक्षरा फादर है वो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को कॉम्पिटेंटली डिस्पोज ऑफ कर सकता है, चाहे वो किसी स्ट्रेंजर को भी वो प्रॉपर्टी देना चाहे। और शीतल वर्सेस माधो में भी ये होल्ड हुआ है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में फादर अगर गिफ्ट देना चाहता है एक सन को और दूसरे सन को कुछ भी नहीं देना चाहता, वो कॉम्पिटेंट है करने के लिए। बावा वर्सेस राजा में भी हमने यही देखा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी की जा सकती है अगर फादर की प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है। अब जो प्रेजेंट केस है उसमें ये कंट्रोवर्सी है कि ये जो प्रॉपर्टी जिसके पार्टीशन के लिए प्लेंटिफ बोल रहा है वो किस किस्म की प्रॉपर्टी है फादर के हाथ में, क्या वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन ये है कि फादर अगर रिसीव करता है कोई प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट या फिर विल के थ्रू अगर उसे प्रॉपर्टी रिसीव होती है तो उसके खुद के जो सन है उसको किस टाइप का राइट क्रिएट होगा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। क्या वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी रहेगी फादर के हाथ में जिसमें सन का कोई भी राइट नहीं होगा, ग्रैंड सन का कोई भी राइट नहीं होगा और वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी डिसेंट के थ्रू अक्वायर नहीं की गई है। तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी में जो फादर के सन्स हैं वो को ओनर्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नागालिंगम वर्सेस रामचंद्र में मद्रास हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि फादर खुद डिसाइड करेंगे कि जो प्रॉपर्टी उनको मिली है विल के थ्रू वो एंसेस्ट्रल होगी या सेल्फ एक्वायर्ड होगी। पर अगर वो एक्सप्रेसली ये इंटेंशन नहीं बताते कि वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी समझा जाएगा। ये व्यू पटना हाई कोर्ट ने और कैलकाटा हाई कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया। दूसरी तरफ जगमोहन दास वर्सेस सर मंगल दास में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक दूसरा इंटरप्रिटेशन दिया। उस कोर्ट ने ये बोला कि अगर प्रॉपर्टी गिफ्टेड है, अक्वायर की गई है विल के थ्रू, तो ऐसी प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही हो सकती है। लेकिन अगर डोनर अगर चाहता है कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट हो तब उसको एक्सप्रेसली ये इंटेंशन क्लियर करनी पड़ेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों ने ही माना था।
कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि प्लासिटम 28 सेक्शन 4 मिताक्षरा में ये बहुत क्लियरली बताया है कि मिताक्षरा फादर है, वो पार्टीशन कर सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी, और ये वो अपने सन्स की इजाजत के बगैर भी कर सकता है। ध्यान ये रखा जाएगा कि जब वो पार्टीशन के लिए बोले तो वो पार्टीशन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाहे उसमें इनइक्वालिटीज भी क्रिएट हो रही हों तब भी वो परमिटेड लिमिट्स क्या हैं वो देखी जाएंगी। इसका मतलब है कि जब लॉ अप्लाई हो रहा है तो डिस्क्रिशन एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर वो गिफ्ट दे रहा है तो उस रिगार्ड में वो अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकता है, तब कोई रूल या कोई लॉ उसको बाउंड नहीं करेगी, उसे रोकेगी नहीं वो गिफ्ट देने के लिए। और विज्ञानेश्वर ये बोलते हैं कि जब भी फादर अपनी डिस्क्रिशन से कोई गिफ्ट दे रहा है सन को, तो सन का उस गिफ्ट में एक्सक्लूसिव राइट है। कोर्ट ने ये होल्ड किया कि मिताक्षरा लॉ में अगर कोई फादर अपनी अफेक्शन से कोई गिफ्ट देता है सन को, तो उसे हम इप्सो फैक्टो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। इप्सो फैक्टो मतलब बाय द फैक्ट इटसेल्फ। सो जस्ट बिकॉज फादर हैज अफेक्शनेटली गिफ्टेड सम प्रॉपर्टी टू द सन, इट ऑटोमेटिकली और रादर इप्सो फैक्टो would not mean that it is the ancestral property in the hands of the son. कोर्ट ने reiterate किया कि ये वेल सेटल्ड लॉ है कि मिताक्षरा फादर के पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के रिगार्ड में कंप्लीट पावर्स हैं, एब्सोल्यूट पावर्स हैं टू मेक अ डिस्पोजिशन। दूसरे शब्दों में इसका साफ मतलब है कि जो फादर है वो कॉम्पिटेंट है कि वो एक गिफ्ट दे अपने सन को, और ऐसे गिफ्ट में डोनी का एक्सक्लूसिव राइट हो या उसकी ब्रांच को भी बेनिफिट हो, ये भी फादर जो गिफ्ट दे रहे हैं वो अपनी इंटेंशन क्लियरली बता सकते हैं। अब अगर फादर ये गिफ्ट देते वक्त या विल बनाते वक्त एक्सप्रेसली बता दें कि इस टाइप की प्रॉपर्टी डोनी सन सेल्फ एक्वायर करेगा या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरह रखेगा, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी हमें। और फिर कोर्ट ने ये माना कि अगर कोई एक्सप्रेस इंटेंशन नहीं है तब डोनी का क्या इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर गिफ्टेड या बिक्वीथ्ड प्रॉपर्टी में, वो कोर्ट को डिसाइफर करना पड़ेगा, वो कोर्ट को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि इंटेंशन क्या है। और कोर्ट ये इंटेंशन कैसे गैदर करेगा, एक तो जो गिफ्ट या जो विल बनाई है उसका जो डॉक्यूमेंट है उसकी लैंग्वेज पढ़ के, सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे, प्लस जो वेल लेड प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से कोर्ट ये अंदाज़ा लगाएगा कि डोनर की क्या इंटेंशन है, कि डोनी के हाथ में प्रॉपर्टी सेपरेट होनी चाहिए या एंसेस्ट्रल होनी चाहिए। अब प्रेजेंट केस में कोर्ट ने ये माना कि जो D1 के फादर थे जिन्होंने विल बनाई थी, उनकी इंटेंशन समझने के लिए वो डॉक्यूमेंट देखेंगे और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस देखेंगे, उस हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे कि D1 के फादर की क्या इंटेंशन थी। अब D1 के फादर जो टेस्टेटर हैं, विल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो पढ़ के ये पता चलता है कि वो चाहते थे कि वो एक अरेंजमेंट क्रिएट करें जिसके हिसाब से वो अपने नियर रिलेशंस को कुछ प्रॉपर्टी अपने हिसाब से बिक्वीथ करके जाएं। और ये डॉक्यूमेंट पढ़ के कोर्ट को ये भी अंदाज़ा हुआ, टेस्टेटर नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी का डिवीजन ऐसे ही हो जाए जैसे उनके लीगल एयर्स को उनकी डेथ के बाद वैसे ही नॉर्मल कोर्स में लॉ के अकॉर्डिंग डिवीजन मिलता। डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि टेस्टेटर चाहते थे कि उनके जो सन है उनकी फैमिलीज को या उनके सन्स को भी कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में। विल में बहुत सारे रिलेटिव्स का नाम था, लेकिन सन के बारे में कोई बात नहीं बोली गई। इससे ये पता चलता है कि टेस्टेटर मन था कि जब प्रॉपर्टी उनके सन ले वो
एब्सोल्यूट ओनर हों, फुल ओनरशिप के साथ वो प्रॉपर्टी लें और खुद मैनेज करें कि उनकी फैमिली और उनके बच्चे कैसे उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करेंगे। इन कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि D1 के फादर ने जो प्रॉपर्टी उनको विल के थ्रू दी थी उसमें D1 का एब्सोल्यूट राइट है और प्लेंटिफ का कोई राइट नहीं है, इसलिए प्लेंटिफ पार्टीशन नहीं मांग सकता।